एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया टॉपिक फिर से आपके लिए लेके आए हैं और ये टॉपिक क्या कहता है, CSE experts explain strategies to reduce crop residue burning for air pollution mitigation। CSE एक्सपर्ट कहते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है कि वो कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जिसके चलते क्रॉप रेसिड्यूज को हम बर्न करने से रोक सकते हैं और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो कि एक रेकरिंग थीम हो चुका है पिछले कई सालों से। लगातार विंटर के टाइम में जब हर कोई खुशियां मना रहा होता है, चाय पकौड़े खा रहा होता है, उस समय दिल्ली के एनवायरनमेंट में आबो हवा खराब हो जाती है और उसका ब्लेम जाता है दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज पे। अब इस स्टबल बर्निंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये कुछ नजारे हैं आपके दिख रहे हैं जो दिल्ली और एनसीआर रीजन में देखने को मिलते हैं। बड़े पैमाने पर पराली को जलाया जाता है, यानी फसलों की कटाई के बाद जो खूंटियां बच जाती हैं उसको हम पराली बोलते हैं, उसको जला दिया जाता है। यह सबसे शॉर्टकट तरीका है उन खूंटियों को हटाने के लिए और खेत को नेक्स्ट क्रॉप के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। विंटर के टाइम में ये स्मोक जो है फॉग के साथ मिक्स हो जाता है और ये फॉग स्मॉग बन जाता है जो रेस्पिरेटरी इलनेस को प्रमोट करता है। सो हियर इट इज, एक बार देखते हैं स्मॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हमें स्मॉग को अगर फाइट करना है तो एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लेके आना होगा। पहला है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, दूसरा है सोशल सॉल्यूशन और तीसरा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक, अगर हमें इस प्रॉब्लम को फाइट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लेके आना होगा। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, सोशल सॉल्यूशन और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। पहला नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में क्या होगा, पेरी अर्बन फॉरेस्ट बेल्ट्स को यानी शहर के आसपास के एरियाज को जो है उसको हमें बहुत अच्छे से फॉरेस्ट बेल्ट को हमें क्रिएट करना होगा। वाटर को रेगुलेट, टेम्परेचर को रेगुलेट करना होगा, वाटर सेंसिटिविटी और अर्बन डिजाइन को अटेंशन देना होगा। दूसरा टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स को डिजाइन करना होगा इस तरीके से, रेट्रोफिट करना होगा इस तरीके से ताकि एनर्जी सेव करे फ्रॉम हीटिंग और कूलिंग यूजिंग पैसिव और एक्टिव मींस। तीसरा क्या है, पब्लिक अवेयरनेस प्रमोट करना पड़ेगा। सोशल और टेक्नोलॉजिकल यानी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रमोट करना पड़ेगा, एक्टिव एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसके लिए एक चीज और भी है कि लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हो। लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि लोग उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपके पास सोशल इकोलॉजिकल है, इंटरेस्ट इन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बनाइज कीजिए। टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और ऑल थ्री सॉल्यूशन, इस तरीके से हमें एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लेके चलना पड़ेगा। अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में स्टबल बर्निंग पे रोक लगा रहा है, आप FIR कर रहे हैं। दूसरा, हमने स्मोक टावर्स बना दिए हैं, फिर ऑड इवन हमने लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। पॉल्यूशन इज नॉट, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे, सस्टेनेबल मेजर्स लेने पड़ेंगे। ओनली देन विल बी एबल टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज effects of air pollution on human body, PM10 and PM2.5। ये आपके फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो आपके ब्रीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल जोन की अगर बात बोलें तो अगर ग्राउंड लेवल ओजोन, एयर पॉल्यूशन जब होगा तो ग्राउंड लेवल पे ओजोन बनना भी शुरू होगा। स्पेशली इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये विंटर में भी हो सकता है, समर में भी हो सकता है। ओजोन पॉल्यूशन जो किसी भी तरीके से आपके ओवरऑल हेल्थ को इंपैक्ट करेगा, स्पेशली रेस्पिरेटरी इलनेस को। प्रेग्नेंट वुमेन में हैव इम्पैक्ट, मे गेट देयर फीटस इंपैक्टेड। प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ओल्ड एज पॉपुलेशन, स्पेशली पीपल सफरिंग फ्रॉम एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम है। सो इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बॉडी, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगा, हार्ट डिजीज है, एस्थमा है, उसके अलावा एस्थमा और भी बहुत से डिजीजेस हैं। एक बार सर हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल इमिशन है और बहुत से इंपैक्ट हैं जो आपके लंग्स को इंपैक्ट करते हैं। NO2 है, PM2.5 है, नॉक्स है, वेक्यूलर इमिशंस हैं। ये सारे मैंने इंफोग्राफिक दिए हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ये कुछ और इमेजेस ऐड किए हैं। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्शन, स्ट्रेटजीज टू एड्रेस क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन इंडिया। इंडिया के जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की घटनाएं हैं उसको हम कैसे हैंडल करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से हैंडल होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड हरियाणा को क्रिटिसाइज किया है फॉर द एक्सटेंसिव बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज कंट्रीब्यूटिंग टू सीवियर एयर पॉल्यूशन इन NCR रीजन। सो हरियाणा और पंजाब को सीवियरली क्रिटिसाइज किया है। पब्लिक हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ती चली जा रही है, बहुत से स्कूल्स को छुट्टी भी दी गई है। नाउ की स्ट्रैटेजीज, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम इन क्रॉप बर्निंग के इंसिडेंट्स को, स्टबल बर्निंग को रोक सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। द फर्स्ट इज शॉर्टर क्रॉप्स।
लिमिटेड टाइम 10 to 15 डेज के लिए हमें क्रॉप्स के बीच में हर एक क्रॉप यानी एक क्रॉप सीजन को काटने के बाद से हमें 10 to 15 डेज का एक शॉर्टर क्रॉपिंग साइकिल अडॉप्ट करना होगा। इससे होगा क्या, इससे पॉल्यूशन कम होगा। दूसरी चीज मैकेनाइजेशन, एक्सपेंसिव मैकेनाइजेशन, हार्वेस्टर्स लीव अनमैनेजेबल स्टबल। तो मैकेनाइजेशन जरूरी है, मशीन्स के थ्रू हम उन स्टबल्स को निकाल सकते हैं या मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको फाइनेंस कौन करेगा? बड़े फार्मर्स ले सकते हैं, लेकिन छोटे फार्मर्स कैसे लेंगे? तीसरा क्या है? लेबर शॉर्टेज, हायरिंग लेबर फॉर स्टबल एक्सट्रैक्शन इज कॉस्टली एंड इम्प्रैक्टिकल। तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा मैकेनाइजेशन ये भी बहुत कॉस्टली है, तो उसको देखना है कि इसको हम कैसे सब्सिडाइज कर सकते हैं। नो मार्केट, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक वैल्यू एंड लैक ऑफ मार्केट फॉर क्रॉप रेजिड्यू। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो खेतों में बची हुई खूंटियां हैं उनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। अगर उनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू होता तो बहुत से लोग उन खूंटियों को उखाड़ के अपने घर अपने मार्केट में सेल कर देते, बट ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू देयर इज नो मार्केट फॉर स्टबल्स। नेक्स्ट इज बैरियर्स टू सोल्यूशन, लैक ऑफ एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम फॉर ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन। पहली बात यह है कि इसका सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कोई कमर्शियल सप्लाई चेन नहीं है, बिकॉज स्टबल डजंट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। द सेकंड वन इज इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, पूरे स्टेट में इन्फोर्स करना कि कोई भी इसको बर्न ना करे, ये प्रॉब्लम है। कैसे इन्फोर्स किया जाए? एक और भी प्रॉब्लम है कि फार्मर्स को कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा ना। अगर फार्मर्स को इंसेंटिव मिले कि वो क्यों स्टबल बर्निंग ना करे, तो डेफिनेटली दे विल थिंक एंड दे विल पॉज एंड थिंक अबाउट इट। इनइफेक्टिव पेनल्टीज, जो पेनल्टीज लगाई गई हैं वो दे आर लैक ऑफ वायबल ऑल्टरनेटिव। पेनल्टी से लोगों का बिहेवियर सुधरने वाला नहीं है। अब पता चले क्या पूरे पंजाब और हरियाणा के लोगों को पेनल्टी थोड़ी इंपोज कर दोगे। प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है? हाई कॉस्ट मशीन्स को अफोर्ड करने के लिए आपको सब्सिडीज देना पड़ेगा। और उसके अलावा टू मिक्स क्रॉप रेजिड्यूज विद सॉइल, बहुत से ऐसे मशीन हैं जो इन क्रॉप रेजिड्यूज को मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, पर उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको या तो कोई एक वेयर हाउस बनवाइए जहां पे आप किराए पे ले सकते हैं और आप उसको सब्सिडाइज कीजिए। दूसरा, लिमिटेड एक्सेस, करंट सब्सिडी प्रोग्राम जो है वो इनसफिशिएंट है गिवन द मैसिव वॉल्यूम ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। इंसेंटिव दिए हैं गवर्नमेंट ने, पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स के बारे में बात किया है, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि दे आर इनसफिशिएंट। स्टबल को जितना देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग से बहुत इंसेंटिव कम है, तो लोगों में कोई मोटिवेशन नहीं है। नाउ रिकमेंडेशन क्या है? ऑर्गेमेंट सब्सिडीज को बढ़ा दीजिए और एक्सेसिबल बनाइए लार्जर नंबर ऑफ फार्मर्स के लिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशन को को ओनरशिप में दीजिए, एक वेयर हाउस खोल लीजिए, उसको आप किराए पे दे सकते हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी सर्विस सेंटर खोल दीजिए जहां से लोग जा जाके सब्सिडाइज रेट पे और या हो सकता है कि आप पूरा का पूरा 100% सब्सिडी दें, फार्मर्स इन मशीन्स को ले जाएं, यूज करें और वापस कर दें। तीसरा क्या है? बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, क्रॉप रेजिड्यूज को हम फ्यूल बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। करंट स्टेटस क्या है? पंजाब में 600 मेगावाट बायोमास बेस्ड पावर प्लांट है, लेकिन ओनली फ्रैक्शन ऑफ इट इज ऑपरेशनल। तो अगर हम बायोमास बेस्ड यानी क्रॉप रेजिड्यूज से जो बायोमास प्रोड्यूस होता है, अगर उससे रिलेटेड पावर प्लांट हम बना लें तो बहुत अच्छा होगा, बट क्वेश्चन ये है कि इसका कॉस्ट बहुत अधिक है और जो थोड़े मोड़े बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो एक्टिव नहीं है। ना बायोफ्यूल एंड फर्टिलाइजर की अगर बात बोले तो क्रॉप रेजिड्यूज में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है फर्टिलाइजर्स के लिए और बायोफ्यूल के लिए, तो हम यहां पे इसका यूज कर सकते हैं। करंट फैसिलिटीज फॉर बायोफ्यूल और बायोमास बेस्ड फर्टिलाइजर जो है वो लिमिटेड है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जहां बायोमास और बायोफ्यूल को यूटिलाइज किया जा सके और एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। बायोमास बेस्ड प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। क्रॉप वेरिएंट्स, बहुत से ऐसे क्रॉप वेरिएंट्स को डेवलप करने की जरूरत है जिसमें सिलिका कंटेंट बहुत कम हो। सिलिका कंटेंट कम होगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे पॉल्यूशन पे पड़ेगा। मैकेनिकल हार्वेस्ट करना होगा। रिसर्चेस टू रिड्यूस ऑनगोइंग रिसर्च टू रिड्यूस क्रॉप रेजिड्यू लेंथ फॉर डिक्रीज बर्निंग, और इसके लिए हमें रिसर्च की जरूरत है और ऐसे क्रॉप्स की जरूरत है जिसमें सिलिका कंटेंट कम हो। नाउ कलेक्शन मैकेनिज्म, अभी चैलेंज क्या है कि हमारे पास कोई भी कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम स्टबल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें, वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है। मशीन्स लगा लीजिए। उसके अलावा क्या कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है इन स्टबल्स का? इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा और फार्मर्स को अगर इंसेंटिव नहीं होगा तो डेफिनेटली दे विल गो एंड बर्न इट एज यूजुअल।
तो हमें क्या करना है, पहले कलेक्शन मैकेनिज्म को इंप्रूव करना है। उसके अलावा ओवरऑल स्ट्रैटेजी, एक इकोनॉमिक वैल्यू और कमर्शियल वैल्यू जब तक हम एग्रीकल्चर रेजिड्यूज को ऐड नहीं करेंगे, यानी फार्मर्स को जब तक कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा इन स्टबल बर्निंग के चलते, तब तक वो अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे। सो ये कुछ सजेशंस थे इंडियन एक्सप्रेस टीम के द्वारा, जिसके थ्रू आप क्रॉप रेजिड्यूज और स्टबल बर्निंग को कंट्रोल कर सकते थे और एयर पॉल्यूशन को लगाम लगा सकते थे। अब इसमें कितने प्रैक्टिकल है, दैट इज ओनली द टाइम विल टेल, बट ये सजेशंस आप नोट कर सकते हैं और अपने आंसर में लिख सकते हैं। सो दिस इज इट। आगे मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।